हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर्स। जैसे ही 11th क्लास में पहुंचते हैं, फिजिक्स में एक बहुत ही भारी भरकम चीज हम लोग को दे दी जाती है। वो क्या है? वेक्टर्स, जिसका नामो निशान नहीं था 10 तक, और 11th में वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर में उसका इस्तेमाल है, तो इसको समझना तो बनता है। तो वेक्टर जानने के पहले एक को रिलेट करने के लिए एक टर्म हमें जानना होता है, स्केलर। सब कुछ तुम्हें पता है, मैं आगे वेक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा, इसलिए क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। स्केलर क्या होते हैं? स्केलर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर से उसका लेंथ नापा जा सकता है, किसी एक नंबर से। डिस्टेंस नापना हो 5 मीटर, 50 मीटर, हाइट नापनी हो 150 सेंटीमीटर, 5 फीट, एरिया नापना हो एक नंबर आ जाएगा, स्पीड नापना हो एक नंबर आ जाएगा, टेम्परेचर नापना हो एक अलग नंबर आ जाएगा, जो भी चीज नापना है, एनर्जी नापना हो एक अलग नंबर आ जाएगा, एक्सेलरेशन एक अलग नंबर है। स्केलर, ये सब कुछ स्केलर, एक नंबर से इसका पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो स्केलर भी होती है और वेक्टर भी होती हैं। तो वेक्टर क्या होता है आगे देखते। स्केलर के कुछ एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे दो पॉइंट अगर ले लिया जाए ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या नाप सकते हैं? नाप लो, 5 मीटर हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है। एरिया नापना हो तो इस स्क्वायर का अगर एक साइड 2 यूनिट दिया हुआ है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत सिंपल है, पता है। और क्या? स्केलर पे एलजेब्रा के सारे रूल्स लग जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ हो सकता है। जैसे यदि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और बी और सी के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस ए टू सी यहां तक 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर। सिंपल एलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ ऐसा ही चलेगा। तो अब आता है वेक्टर। अब इतना तो समझ में आ ही रहा है कि वेक्टर एक अलग नाम दे रहे हैं, अलग से पढ़ रहे हैं, मतलब स्केलर से कुछ अलग होगा। क्या अलग होता है? मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सब कुछ हमारा देखा हुआ है। चैप्टर 1 यहीं से स्टार्ट होता है फिजिक्स का। जैसे कोई अगर लड़का है, मान लो इसका नाम अमन है, इसका घर यहाँ पर है, ये इसका घर है, और इसको एक फ्रेंड के घर पे जाना है जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह से इस पाथ पे चलते हुए वो अमन अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच सकता है ना। पहले स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है और दूसरे इस पाथ का डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस दोनों के घर के बीच का कितना है? 2 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पता है हमें ऑलरेडी, किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इन दोनों के घर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से हमें आराम से मिल सकता है 1.4 किलोमीटर। स्क्वायर रूट 2 किलोमीटर आएगा 1.414 किलोमीटर, मिलता है ना। पर यही होता है डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि वह यहां से फिर दूसरे रास्ते से, इस रास्ते से चल करके अमन वापस अपने घर पहुंच जाता है यहां पर। अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पूरे पाथ के ऊपर? सबको पता है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट दोनों सेम है, दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। चाहे वो इधर से चल करके ऐसे वापस पहुंच जाए, या इधर से चल करके वापस इसी रास्ते पे घर पहुंचे, या इधर से चल करके दूसरे रास्ते से घर पहुंचे, हर हालत में डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। तीनों केसेस में डिस्टेंस अलग अलग आ सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो हमने क्या देखा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अब मान लो वही लड़का अमन है जो 5 किलोमीटर अपने घर से जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में। कहा गया है अभी, तभी तो स्पेसिफाई हो पाएगा ना। नॉर्थ दिशा में 5 किलोमीटर गया है, तो इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे?
इस तरह से अपने घर से स्टार्ट किया, एरो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो एरो है यहाँ पे, इस दिशा में गया है, यही दिखा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका यह था, एंड पॉइंट ये था। तो एरो जहां पे होता है इसको हेड बोलते हैं, और इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोलते हैं, और ये एक वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां से दोनों चीज मिल गई। 5 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड है, 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ। या तो वर्ड में लिख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, या अगर डायग्राम में दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है हमने मैप के बारे में। इंडिया का मैप सबने देखा होगा, मैप में नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की तरफ। सेम हम लोग यहाँ भी फॉलो करते हैं। नॉर्थ मतलब ऊपर, ईस्ट मतलब राइट, वेस्ट मतलब इधर, साउथ मतलब नीचे। यही कॉन्वेंशन, सेम कॉन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं। अमन ट्रेवल 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। यदि कभी कंफ्यूजन हो ही जाए कि साउथ किधर होता है, सीधा दिमाग में सोच लेना इंडिया का मैप कैसा दिखता है, उसमें साउथ किधर है। कैसा दिखता है इंडिया का मैप, जैसा भी दिखता है, उसमें साउथ किधर होता है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ को बना दो एरो, नीचे की तरफ एरो लग गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, यह सब कुछ तो पता है, बहुत सिंपल था। अब सवाल आता है कि वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करें। बाय कंप्लीटिंग द ट्रायंगल, जैसा हम लोग देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं, अगर इस पाथ पे गया है अमन, तो ये देख रहे हो यहाँ पे एक एरो लगा दिया मैंने वेक्टर के लिए, लगा दिया। एक एरो यहाँ पर है, एक एरो यहाँ पर है, यानी कि अमन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से पहले यहाँ तक पहुंचा है, फिर उसने डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ घूम गया है और यहाँ तक पहुंचा है अपने फ्रेंड के घर पे। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, 1 किलोमीटर ईस्ट प्लस 1 किलोमीटर साउथ, दोनों को ट्रायंगल को कंप्लीट कर देना है। फिर से वही कॉन्वेंशन फॉलो करना है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसलिए एरो यहाँ पे। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड क्या आया, 1.41 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या आया, अलोंग दिस डायरेक्शन। वर्ड्स में लिखना हो तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगर फिगर में दिखाना है तो अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, आसान है, अभी तक तो कोई भी नहीं स्पेशल बात नहीं हुई है। तो एडिशन कैसे करेंगे वेक्टर का। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ए एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इसके लेंथ के बराबर होगा, और डायरेक्शन एरो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में, और इसमें एक दूसरा वेक्टर बी को ऐड करना है। बी को ऐड करना है मतलब बी को ड्रॉ कर दो इसकी एरो से स्टार्ट करके, ये इसका ए का जो एंड पॉइंट है वो बी का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये एरो ए का है, बी के लिए नहीं है। यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, एरो का पॉइंट इस डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में है, ना कि बी के डायरेक्शन में। तो ए की एंडिंग पॉइंट पे बी के स्टार्टिंग पॉइंट को पहुंचा देना है, और इसको बी को यहां खड़ा कर दिया। बी का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा इसके लेंथ से, जो भी हो मैग्नीट्यूड, अभी हमें नंबर की बात नहीं करनी है। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, ट्रायंगल को कंप्लीट कर दो। दो साइड ट्रायंगल की हमें मिली हुई है, तीसरा साइड बना दिया, ये लो तीसरी साइड बन गई। और स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे है, एंडिंग पॉइंट यहीं पे है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो ये तीसरा साइड जो ट्रायंगल का आया, इसका लेंथ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और इसका डायरेक्शन ए प्लस बी के डायरेक्शन के बराबर होगा। आसान है, आसानी से काम हो रहा है। पर अब मान लो कि ए हमें यह दिया हुआ है ए वेक्टर, और बी वेक्टर जो है वो इसके ए के एंड पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए के स्टार्टिंग पॉइंट से ही बी भी स्टार्ट हो जा रहा है। हो सकता है ना ऐसा, हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, अब ये बी इस एंड पॉइंट पे नहीं होकर के इस एंड पॉइंट पे हो सकता है ऐसा भी। तब कैसे ऐड करेंगे, एक तरीका तो सीधा सीधा है कि बी को स्लाइड करके यहां से यहां तक पहुंचा दो, तो वापस हमें ये वाली फिगर मिल जाएगी, है ना। अगर बी को स्लाइड करके यहां से यहां तक पहुंचा देंगे तो क्या बी का डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं होगा। बी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं होगा। इसका लेंथ भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, हम लोग सिर्फ इसको स्लिप करके यहां पर पहुंचा देंगे, तो हमारा ये ट्रायंगल फिर से बन सकता है। मान लो मुझे ऐसा करने का मन नहीं कर रहा है, तो ठीक है, दूसरा तरीका भी है। क्या करेंगे,
ए और बी साइड को मानते हुए एक पैरेललोग्राम हम लोग बना देंगे, कंप्लीट कर देंगे, है ना। डॉटेड लाइन से मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। तो अब क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, इसके डायगोनल के बराबर होगा। मैप कर लो। अब अगर बी को स्लाइड करके यहां पे लाते तो भी यही लाइन मिलती, और यदि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया तो भी यही लाइन मिल रहा है। दोनों केस में आंसर तो सेम ही आ रहा है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हमारा एडिशन का रिजल्ट मिल जा रहा है। तो ये पहला वाला मेथड था जिसमें हम लोग ट्रायंगल बना रहे थे, इसका नाम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और दूसरा मेथड जो था यह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेक्टर का डेफिनेशन भी वही है कि quantity which has magnitude and direction and which follow the triangle law या parallelogram law of addition। बात समझ में आ रही है? मतलब यह कि आगे कहीं ऐसा कुछ मिल सकता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो इस ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता एडिशन के लिए। बात समझ में आ रही है? देख लो, बहुत ट्रिकी चीज है ये, किताब में जल्दी नहीं मिलेगी। कोई चीज ऐसी मिल सकती है हम लोग को आगे, इनफैक्ट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तो इतना मिलेगा आगे। ऐसी भी कोई क्वांटिटी मिल सकती है जिसका एक मैग्नीट्यूड हो, जिसका एक डायरेक्शन हो, लेकिन वो इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। यदि इसको एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर नहीं है, सीधा सीधा वो वेक्टर नहीं है, उसको घर से निकाल देना है। ओके। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की। वेक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, या तो सबको पता है। क्या चाहिए हमें पोजीशन बताने के लिए? क्या चाहिए? टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट वी नीड टू चूज ए कन्वीनियंट पॉइंट ओरिजिन। पोजीशन बताने के लिए पहले हमें ये ओरिजिन चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए, तब तो बताएंगे ना पॉइंट कहाँ पे है। अगर मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ठिकाना ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा पॉइंट कहाँ पे? अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि कहाँ से मेजर करना है तो किसी का पोजीशन कैसे बताऊंगा? तो जहां से हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं वह पॉइंट ओरिजिन हम लोग को चाहिए पहले। फिर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन P है, पहले P था, थोड़ी देर बाद वो पोजीशन बदल करके P डैश हो गया है ना। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, फिर चल करके ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गई है। साइकिल हो सकता है, बाइक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एंट भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। तो पहले यहाँ पे था, अब चल करके यहाँ पहुंच गया है। तो यदि ओरिजिन नहीं होता तो हम लोग कैसे बताते ऑब्जेक्ट यहाँ पे है? कोई प्रोसेस होता, कितनी दूरी पे है, किस डायरेक्शन में बताने का कोई भी सेंस नहीं, कोई आधार ही नहीं मिलता, इसलिए हमें ओरिजिन चाहिए। अब ओरिजिन बन गया, लोकेशन पता चल गया कि यह ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो हम लोग ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ सकते हैं ना। ओ से पी को एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, ओ से पी को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ओ आर आया स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंडिंग टू पी, एक वेक्टर जैसा है ना। इस लाइन का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगा, इसको मान लो वेक्टर आर है, आर से यहां पे डिनोट किया है। तो ये आर वेक्टर क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन था जो कि आर वेक्टर से दिया जा रहा है। वेक्टर आर, ये देख रहे हो बोल्ड लेटर में लिखा है मैंने, बोल्ड लेटर मतलब वेक्टर, या तो बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं वेक्टर को, या नहीं तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा एक एरो बना देते हैं, इसका मतलब है कि यह वेक्टर है। अगर मैं फिजिक्स में कॉपी में लिख दूं x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, मतलब क्या है? x एक स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं अगर लिख दूं मैं x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर है x, इसका एक डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे। सिर्फ ये डिफरेंशिएट करने के लिए स्केलर और वेक्टर को अलग अलग तरीके से हम लोग बताते हैं। ओके, इरेजर प्लीज।
तो पता है ना, ये सब कुछ तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो हमें पोजीशन मिल गया, आर वेक्टर मिल गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन। थोड़ी देर बाद उसका पोजीशन कहाँ था, पी डैश पे था, तो इसको भी ज्वाइन कर दो। ओ से पी डैश को अगर ज्वाइन कर दिया ओ से पी डैश को अगर ज्वाइन कर दिया तो एक दूसरा वेक्टर मिल गया, एक दूसरा वेक्टर मिल गया, इसको मान लो मैंने नाम लिख दिया आर डैश। ठीक है, बात तो वही है, ऑब्जेक्ट पहले पी पे था, अब ऑब्जेक्ट पी डैश पे आया है, लेकिन वेक्टर के टर्म्स में हम लोग बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर पहले आर था, अब पोजीशन वेक्टर आर डैश है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल पी पी डैश, पी पी डैश अगर एक वेक्टर ज्वाइन करें हम लोग इस तरीके से, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ओनली, जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ और होता, मान लो अभी यहाँ पे पी पे अभी था, फिर इस पाथ से चल करके पी डैश पे पहुंचता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम पी पी डैश। अब इधर से जाए ऑब्जेक्ट, या इधर से घूम के जाए, या कहीं से घूम के जाए, डिस्प्लेसमेंट तो वही होना है, पी पी डैश, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया। एक दूसरा डायग्राम है यह भी डिस्प्लेसमेंट ही दिखा रहा है। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि पहले P था और अब उसका पोजीशन थोड़ी देर के बाद उसका पोजीशन Q है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P टू Q, PQ होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा यही होगा। इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ चाहे A B C से घूमकर हो, या B E F से घूमकर हो, या D से घूमकर हो, या A से B पे घूम के वापस इधर से घूम जाए, किधर से भी घूम जाए, किधर से भी घूम जाए, डिस्प्लेसमेंट हमारा वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है डिस्प्लेसमेंट में। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन या इक्वल टू द एक्चुअल पाथ। जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उससे कम ही होगा डिस्प्लेसमेंट। एंड बेस्ट केस या एक स्पेशल केस यही होगा कि ऑब्जेक्ट अगर इसी पाथ पे चल के चला जाता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस इज इधर इक्वल टू या ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। पता है, कोई नई बात नहीं हुई अभी तक। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा, जैसे ए और बी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। ए डैश बी डैश की बात करें तो डायरेक्शन बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड तो लग रहा है बराबर हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है, तो ए और बी दोनों बराबर नहीं है। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। कोई वेक्टर यदि ए है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना हो, 2a अगर निकालना हो, नंबर को तो हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वेक्टर भी उतना ही आराम से मल्टीप्लाई होता है। इसका मैग्नीट्यूड जो है ये डबल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो नेगेटिव से करना है तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2a का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इस तरफ की तरफ यहां आ जाएगी एरो। यदि 5 से मल्टीप्लाई -5 से मल्टीप्लाई करना तो और लंबा हो जाएगा और एरो इस तरफ आ जाएगी फिर से। सिंपल है, मल्टीप्लाई करने से नंबर से, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग वेक्टर को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तब कुछ और हो जाएगा। वेक्टर को वेक्टर से भी आगे हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, उस समय कुछ और होगा। लेकिन यदि वेक्टर को स्केलर से या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर, एक बार फिर से देख लिया जाए इसको। यदि एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, अब यहाँ पे ए और बी दोनों अलग अलग है, किसी भी पॉइंट पे नहीं है, ना ए के स्टार्टिंग पॉइंट पे बी है, ना ए के एंडिंग पॉइंट पे बी है, तो क्या कर सकते हैं,
एक बार फिर से बना लेना है पिक्चर, और ये बी को जो है ना खींच करके ए के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेते आना है, सॉरी ए के हेड पे ले आना है, एरो जहां पे है उसको हेड बोलते हैं। अब इस तरह का बन गया तो हम लोग ट्रायंगल आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन हो गया हम लोग का, रेड कलर से दिख रहा है ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन के कुछ स्पेशल बातें हैं। क्या है? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, एक ही बात है। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या है? पहले ए प्लस बी को ऐड करके फिर उसमें सी ऐड किया जाए, या बी प्लस सी को पहले ऐड करके फिर उसमें ए ऐड किया जाए, है ना। ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर। यदि 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर। ऐसा नंबर्स के केस में भी होता है। और जैसे 5 - 5 = 0, a - a 0, दो स्केलर को माइनस करने से 0 आ जाता है, उसी तरह से वेक्टर्स को माइनस करने से 0 आ सकता है। खास बात है सबट्रैक्शन की। a - b यदि करना है तो पहले b को -1 से मल्टीप्लाई करके -b निकाल दो, है ना। a - b यदि करना है तो b को -1 से मल्टीप्लाई करके -b निकाल दो। दो वेक्टर्स मिल गए a और -b। अब उन दोनों को ऐड कर दिया जाए। डायग्राम में यदि इस चीज को देखना हो, हमें a और b जो दो वेक्टर्स हैं, यही दो दिए हुए हैं। अगर a वेक्टर यह है, b वेक्टर यह है, a - b यदि करना है तो b को -1 से मल्टीप्लाई करके -b निकाल दिया जाए पहले। ठीक है, तो अब b को भूल जाओ, b का काम खत्म हो गया है। a और -b की बात करेंगे हम लोग। a यहां पे आया और a के हेड पे -b को लगा दिया गया, तो a - b हमारा ये हो जाएगा। ट्रायंगल कंप्लीट हो गई, a - b मिल गया। नीचे की तरफ देख लो, अगर b प्लस b करना होता, अगर a प्लस b करना होता तो b का डायरेक्शन नेगेटिव नहीं किए होते हम लोग, इसी डायरेक्शन में रहता। b का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है यह नीचे की तरफ, इसी डायरेक्शन में हम लोग रहते, b इसी डायरेक्शन में रहता, तो a प्लस b हमें ये निकल जाता। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में एडिशन ऐसे हुआ, सबट्रैक्शन ऐसे हो जाएगा। अगर पैरेललोग्राम ही बनाने का मन कर जाएगा तो क्या करोगे? मान लो a यह है और b हमारा ये है, तो b को माइनस करो, नीचे की तरफ ले आओ, b को नीचे की तरफ ले आओ। तो हमारे दो वेक्टर्स क्या है? a ये है और -b यह वेक्टर है। अब पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया जाए और ये डायगोनल जो मिलेगा ये हमें a - b मिल जाएगा। सिंपल। फिर से एक एग्जांपल देख लो। b वेक्टर यह है, a वेक्टर यह है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और a प्लस b पैरेललोग्राम कंप्लीट करने से मिलता है। और यही a और b को देखो फिर से बनाया गया है। b वेक्टर यह है, a वेक्टर यह है, a - b करना है तो b को नीचे की तरफ घुमा दिया, है ना, b को नीचे की तरफ ले आया। देखो स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और ये लेंथ जो है वह ऊपर वाली लेंथ के बराबर है। तो -b का जो मैग्नीट्यूड है ये +b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, इस बार दूसरा पैरेललोग्राम बन गया, ये डायगोनल जो है -b आ गया। मतलब हम लोग जो -b की बात कर रहे हैं, -b की जो बात कर रहे हैं, -b करने से उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो रहा है वेक्टर्स का। देख रहे हो, सभी केस में देखो -b ये बना दिया तो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हुआ है क्या? यहां पे -b कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हुआ है क्या? नहीं हुआ है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गया है। डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गया है। देखो अब अलग हो गई ना बात। माइनस नेगेटिव लेना है किसी वेक्टर का तो उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर फर्क पड़ रहा है। स्पेशल है ये, स्पेशल केस है ना। इरेजर प्लीज। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है, वेक्टर का अगर नेगेटिव लेना है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगी, उसका डायरेक्शन सिर्फ बदला है। तो अब आता है द सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब ये क्या हुआ?
मतलब जरूरत क्यों पड़ी इसकी, पहले इसको जान लेते हैं। हमने एडिशन देखा, अभी तक सब्ट्रैक्शन देखा। आसान था, आसान था, मुश्किल था ना, थोड़ा सा मुश्किल था। हर बार एक ग्राफ पेपर चाहिए, डायरेक्शन एकदम ध्यान रख के ठीक से बनाओ, और ग्राफ बनाते समय थोड़ा बहुत पेंसिल इधर उधर होता ही है, आंसर कुछ गलत आ सकता है। एग्जैक्ट आंसर इस मेथड से नहीं मिलेगा। जो मेथड हमने अभी सीखा उससे हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना। 1 mm इधर उधर हो सकता है ड्रॉ करने में, एंगल 1 डिग्री इधर उधर भाग सकती है, और टाइम टेकिंग भी बहुत है। तो सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड होता है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिसोल्यूशन मतलब जैसे यदि कोई नंबर ले लो, अगर नंबर मान लो मेरे पास एक नंबर है 10, तो इसको 5+5 लिख सकता हूं मैं, या 9+1 भी लिख सकता हूं, या 7+3 भी लिख सकता हूं, या फिर 12-2 भी लिख सकता हूं, है ना। तो कोई एक नंबर है, इसको ऐसे सम ऑफ टू नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं, दो नंबर के सम में लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने का बहुत सारा तरीका है। हजारों तरीके से एक नंबर को दो नंबर के सम में लिख सकते हैं। देखो सम में नेगेटिव भी आता है, सम का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सम नहीं होता है, नेगेटिव भी हो सकता है सम का मतलब, ठीक है ना। सेम प्रोसेस हम लोग वेक्टर के साथ भी कर सकते हैं। यदि हमें एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम लोग दो वेक्टर के सम या डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, वही देखना है, इसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं। और ये वेक्टर से डील करने का एक सिंपल मेथड भी है। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ओ ए। ओ ए एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो ओ के जो हमारा वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ओरिजिन मान करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया इधर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब बन गया तो हमारे एंगल्स आ सकते हैं अल्फा, एक्स एक्सिस से एक ही एंगल अल्फा मेजर कर सकते हैं हम लोग, और वाई एक्सिस से भी एक ही एंगल मेजर कर सकते हैं जो मान लो बीटा आता है। फिर एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर दो, पैरेललोग्राम बनाना है, चूंकि ये राइट एंगल पे है तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा। ओ बी ए सी रेक्टेंगल हमने बना दी है, ठीक है। क्या किया, क्लियर है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर दिया हुआ था, उसके लिए हमने ओरिजिन और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, फिर इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दिया। अब इस ट्रायंगल में ओ ए बी, इस ट्रायंगल में हमें ओ ए का लेंथ पता है, ये एंगल भी हमने मेजर कर ली। पता चल गया ये एंगल, तो ओ भी निकाल सकते हैं ना। क्या होगा, ओ ए कॉस थीटा, ओ कॉस अल्फा। ओ बी का लेंथ निकल सकता है ना, ट्रिग्नोमेट्री से निकालना बहुत आसान है, ओ ए इंटू कॉस अल्फा। सिमिलरली ओ सी भी निकाल सकते हैं, ओ ए इंटू कॉस बीटा, कुछ इस तरीके से। ओ बी इज इक्वल टू ओ इंटू कॉस अल्फा। इसको थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आई वेक्टर जो है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर। और ओ सी का जो लेंथ है ए, इस ए वेक्टर का जो लेंथ है इनटू कॉस बीटा, है ना। तब ये ओ बी जो निकाल दिया हमने, इसका डायरेक्शन भी चाहिए ना, डायरेक्शन भी चाहिए इसका। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो उसको मान लेते हैं आई वेक्टर डायरेक्शन। एक्स एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर में, उसको हम लोग आई वेक्टर बोल देते हैं। आई वेक्टर मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और इस आई वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 1, ठीक है। आई वेक्टर का डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस और मैग्नीट्यूड 1। तो इस डायरेक्शन में मिल गया हमें, इस डायरेक्शन में इसका लेंथ कितना है, ए इंटू कॉस एल्फा, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है यहाँ पे, आई वेक्टर जो है उसको इस एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली ओसी वेक्टर ए इंटू कॉस बीटा इन द डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर, जे वेक्टर हमारा वाई एक्सिस का डायरेक्शन होता है। ये हुआ इन द एक्ट
डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ए वेक्टर जो हमारा था ओरिजिनल, ये ए वेक्टर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू कॉस एल्फा प्लस ए इंटू कॉस बीटा, दो अलग अलग वेक्टर्स के सम के रूप में हमने इसको लिख लिया। ठीक है, जो हमारा ये वेक्टर था, अभी तक हमने एडिशन देखा, अब उल्टा कर दिया, एक वेक्टर दिया हुआ है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्यों किया भाई? अब सर बोलोगे, सर बोल रहे थे काम आसान करवाना है, ये तो और मुश्किल हो गया है लगता है। नहीं, ये करने से एडिशन आसान होगा। देखो, जैसे ये हमें एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, फिर क्या करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और वेट, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर कौन सा आएगा, ये लाल रंग का आएगा, ये वाला। और सेम इस तरफ से अगर एक लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे तो ये रेड वाला वेक्टर मिलेगा इस डायरेक्शन में। ये दोनों रेड वाले वेक्टर्स का एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो हमें ये ए वेक्टर मिल जाएगा। तो मान लो एक का लेंथ यदि 5 था और इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 3 है, होता है ना 3 4 5, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, तो इस डायगोनल का लेंथ 5 आएगा, 3 4 5 होता ही है। तो ये जो ए वेक्टर था जिसका लेंथ 5 यूनिट्स था, इसको हमने ब्रेक कर दिया, 3 इस डायरेक्शन में और 4 इस डायरेक्शन में, और दोनों डायरेक्शन में जो हमने बताया आई वेक्टर और जे वेक्टर, इस डायरेक्शन में एक आई वेक्टर ये मान लेते हैं और जे वेक्टर ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रेड वाला जो वेक्टर है ये आई वेक्टर इंटू 4 लिख सकते हैं, देखो ये आई वेक्टर का लेंथ 1 यूनिट है, इस आई वेक्टर का लेंथ 1 यूनिट है और डायरेक्शन यह है, इंटू 4 यदि कर देंगे तो हमें ये रेड वाला वेक्टर मिल जाएगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में देखें, अगर जे वेक्टर का लेंथ 1 यूनिट है और इसको 3 से मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो रेड वाला वेक्टर हमें मिल जाएगा 3 इंटू जे वेक्टर, है ना, कैपिटल ए, बोल्ड में आई और जे मैंने इसीलिए लिखा है कि ये पता चल जाए कि आई और जे वेक्टर्स हैं। हमें मिल गए कंपोनेंट्स। तो अगर मान लो हमें ये ए वेक्टर दिया हुआ है, रिजॉल्व करके अब एडिशन में क्या फायदा होता है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ है जिसका लेंथ 5 यूनिट्स है, तो हमने सीधा सीधा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले बना दिया। देखो ये सब अभी मैं समझाने के लिए सब बना रहा हूं, आगे चल के हमें ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एलजेब्रा से कंप्लीट हो जाएगा। आई वेक्टर और जे वेक्टर बना दिया, आई वेक्टर मतलब एक्स एक्सिस, जे वेक्टर मानक मीन्स वाई एक्सिस। आई वेक्टर का लेंथ 1 यूनिट, जे वेक्टर का भी लेंथ 1 यूनिट। और एक दूसरा वेक्टर दिया है बी जिसका लेंथ भी 5 यूनिट्स है लेकिन डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इस बार हम लोग ऐड करेंगे रिजोल्यूशन मेथड से, रिजोल्यूशन मेथड से इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करना है, ए को रिजोल्व करना होगा, पहले ए को रिजोल्व करने के लिए रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया, रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया, और मान लो इस तरह से आता है कि आई डायरेक्शन में इसका लेंथ 4 यूनिट आता है और जे डायरेक्शन में 3 आता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोग बी को भी रिजॉल्व कर देते हैं, और बी का मान लो आई डायरेक्शन में 3 यूनिट लेंथ आता है ना, कलर अलग अलग है, क्लियरली दिख रहा है। बी का 3 यूनिट्स लेंथ आता है आई डायरेक्शन में और जे डायरेक्शन में 4 यूनिट्स लेंथ आता है। ठीक है, अब हमें ए प्लस बी करना है, तो पहले ए और बी आया क्या, ए को रिजॉल्व किया हमने, ए को रिजॉल्व किया तो दो वेक्टर के सम के रूप में लिख दिया इसको, 4i प्लस 3j। ये क्लियर है, पहले ये समझ लेना है। ए वेक्टर जो था इसको हम लोग रिजॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं 4i प्लस 3j। इस एग्जाम्पल में मैंने माना है कि इस तरह का नंबर आ रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही नंबर आए, तो एंगल जैसा बनेगा उस हिसाब से 3 और 4 की जगह पे कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं।
सिमिलरली बी जो आया है इस एग्जाम्पल में, हमारा बी का लेंथ क्या आया है, 3 इंटू आई डायरेक्शन में और 4 इंटू जी डायरेक्शन। अब हमें ऐड करना है ए प्लस बी, तो हम लोग इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या चाहिए था, हमें डायरेक्शन की जरूरत थी, डायरेक्शन की जरूरत थी और डायरेक्शन में ही परेशानी हो रही थी। तब आई और जे डायरेक्शन में जब हमने इसको ब्रेक कर दिया है, ए को भी और बी को भी आई और जे डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया है, तब तो डायरेक्शन सेम हो गया ना। ये 4i ये 4i और इस 3i का डायरेक्शन तो सेम है, तो इसको ऐड करने के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से यह ऐड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये 3j और ये 4j दोनों आराम से ऐड हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारा काम बन जाएगा। 4i में 3i को ऐड कर दिया और 3j में 4j को ऐड कर दिया, क्या मिल जाएगा हमें, 7i प्लस 7j मिल जाएगा ना। जो हमारा नया फाइनल वेक्टर आएगा उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में 3 प्लस 4, डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा आराम से, और j डायरेक्शन में भी 3 प्लस 4 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7i प्लस 7j। ठीक है। अब इसको कंबाइन करके इसका मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा ये आंसर कंप्लीट है। 7i प्लस 7j अगर लिख दिया तो आंसर कंप्लीट है। इससे डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ना, ट्रायंगल कंप्लीट करके सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर माइनस करना हो इसी दोनों वेक्टर्स को तो क्या करेंगे, a माइनस b यदि करना है 4i प्लस 3j माइनस 3i प्लस 4j, तो क्या होगा, i और i माइनस हो जाएगा है ना, 4i माइनस 3i कर देंगे और ये 3j माइनस 4j कर देंगे, तो क्या आ जाएगा i माइनस j। ओके, ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगले वीडियो में हम लोग और इसको आगे लेके चलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे और आगे की चीजें अगले वीडियो में दिखेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय।